नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे विश्व कप में आज भारत को इंग्लैंड ने एक तरफा मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया। भारत इंग्लैंड की टीम के किसी भी खिलाड़ी को आउट करने में नाकाम रहा। इससे पहले टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। इंग्लैंड ने इस टारगेट को बगैर किसी विकेट के 16 ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। जॉस बटलर 49 गेंद पर 80 और एलेक्स हेल्स 47 गेंद पर 86 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। पत्रकार गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए तमाम शर्तों के साथ नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया है। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी गौतम नवलखा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और करीब 5 वर्षों से वो जेल में है। जेल में उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई थी। नवलखा को 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि अगले दिन कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी। गौतम फिलहाल तलोजा जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गौतम नवलखा को जेल से नजरबंदी में ये कहते हुए विरोध किया कि गौतम नवलखा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है, इसलिए उन्हें जेल में ही रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ नजरबंदी में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों को उस मकान का आवश्यक जांच करने का निर्देश दिया जहां नवलखा को नजरबंदी में रखा जाएगा। उन्हें 48 घंटों में वहां ले जाने को कहा गया है। अदालत ने नवलखा को मकान में पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराने के खर्च के लिए 2.4 लाख रुपए जमा करने को कहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार रिपीट करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीतने के बाद बीजेपी राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला। इसके साथ ही कहा कि बीते 5 सालों में हिमाचल के विकास में PM मोदी और हिमाचल के CM जयराम रमेश ने राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने राज्य को एम्स, MBBS की सीटों में बढ़ोतरी, IIT, बिजली की फैक्ट्रियां, सड़कें, हर तरफ पूरे राज्य में विकास का नया इतिहास लिख दिया। हर 5 साल में हिमाचल में सरकार बदलने पर शाह ने कहा कि अब वो जमाना चला गया है। उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, मणिपुर में बीजेपी ने 2 बार लगातार सरकारें बनाई हैं और अब हिमाचल की बारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हिला देने वाले कथित शराब स्कैम में ED ने आज गुरुवार को 2 और गिरफ्तारियां की हैं। शराब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच ED कर रही है। CBI भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की आपत्ति के बाद केजरीवाल सरकार ने अपनी नई शराब नीति वापस ले ली थी और पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया था, लेकिन LG सक्सेना ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसकी आंच डिप्टी CM मनीष सिसोदिया तक भी पहुंची है। ED के सूत्रों ने बताया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत परनोड रिकॉर्ड के विनय बाबू और अरबिंदो फार्मा के शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने जांच एजेंसी ED से शुक्रवार को बेहद सख्त लहजे में कहा कि वो पिक एंड चूज पॉलिसी पर काम न करे। अदालत ने यह बात अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। अदालत ने जांच एजेंसी ED से सवाल किया कि उसने चार्जशीट दाखिल करने से पहले अभिनेत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और वो इस मामले में अलग अलग पैमाने क्यों अपना रही है और अब वो क्यों जैकलीन के जमानत का विरोध कर रही है। अदालत ने ED से पूछा कि जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार न करने के लिए उसे वजह बतानी चाहिए। अदालत जैकलीन फर्नांडिस की ओर से 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये मामला फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की उगाही का है। जैकलीन ने अंतरिम याचिका की मियाद खत्म होने के बाद नियमित जमानत के लिए अदालत में याचिका लगाई थी, लेकिन जांच एजेंसी ED ने जैकलीन को जमानत दिए जाने का विरोध किया। ED ने इस साल अप्रैल में जैकलीन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया था। यह कार्रवाई सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज अवैध वसूली के मामले में की गई। गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। लिस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल, वरिष्ठ नेता और विधायक भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने लिस्ट जारी होने से ठीक पहले मीडिया से कहा कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने जा रहे हैं।
राज्य में 1 व 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साफ है कि चुनाव प्रचार के लिए 25 दिन का वक्त सभी राजनीतिक दलों के पास है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची में 160 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। इसमें खास बात यह है कि पार्टी ने 38 विधायकों के टिकट काटे हैं। जिन 38 विधायकों के टिकट काटे हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, सौरभ पटेल सहित कई दिग्गज हैं। उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए गुजरात के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन लोगों ने खुद पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। बता दें, राज्य में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 99 सीटें जीती थीं। इनमें से 38 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। अगली सूची में कितने विधायक नहीं रहेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतारा है। सपा ने गुरुवार को उनके नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, डिंपल इससे पहले कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बीते कई सालों से किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी दान करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने सिंगापुर गए लालू यादव को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद रोहिणी ने अपने पिता को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की थी। बीबीसी ने लालू परिवार के करीबी नेता से बात की तो उसने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव की किडनी मैच हो गई है, इसलिए अब वही अपने पिता के लिए किडनी दान करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में टीवी चैनलों को हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कार्यक्रम दिखाने होंगे। ऐसा करना सभी चैनलों के लिए जरूरी होगा, विशेषकर एंटरटेनमेंट चैनलों के लिए। भारत में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग टेलीविजन चैनलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये गाइडलाइन 9 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि चैनलों को राष्ट्र हित में दिखाए जाने वाले इस तरह के कंटेंट को तय करने के लिए समय दिया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि 30 मिनट का ये कार्यक्रम दिखाने के लिए सरकार समय समय पर चैनलों को एडवाइजरी जारी करती रहेगी और चैनलों को इसका पालन करना होगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि इस बारे में पहली बार साल 2005 में गाइडलाइन जारी की गई थी और 2011 में इनमें संशोधन किया गया था। अब इसमें एक बार फिर संशोधन किया गया है। पंजाब के फरीदकोट में बरगाड़ी बेअदबी मामले के आरोपी की गुरुवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम प्रदीप सिंह था और वो डेरे से जुड़ा हुआ था। प्रदीप सिंह गुरुवार सुबह जब अपनी दूध की दुकान खोलने जा रहा था, तभी 2 बाइकों में सवार होकर वहां पहुंचे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उसे पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। उसके सुरक्षाकर्मी को भी गोलियां मारी गई हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। प्रदीप सिंह के पड़ोसी दुकानदार को भी गोलियां लगी हैं। बेअदबी मामले में दर्ज की गई एफआईआर में प्रदीप सिंह का भी नाम शामिल है। बता दें कि बरगाड़ी के बेअदबी कांड को लेकर पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा हो गया था। वारदात के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुरक्षाकर्मी और पड़ोसी दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली है। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई को दिए गए आदेश की सीमा 12 नवंबर को खत्म होने वाली है। इसे देखते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच शुक्रवार शाम 3 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 17 मई के अपने अंतरिम आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने को सील करने के आदेश दिए थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खानों में शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये एक फव्वारा है। हालांकि कोर्ट ने नमाज के लिए मस्जिद जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई जरूरी है, क्योंकि पिछले आदेश की सीमा खत्म होने वाली है और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।